बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड ज़ोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मसर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो और हर तरफ तरक्की के मनाज़र नज़र आएँ। अली रज़ा अलवी साहब, क्या खबरें हैं? जी मज़र बरलास साहब और नाज़रीन, आज आपको मालूम है कि यौम तकबीर था और आज मुसल्लह अफ़वाज के तर्जमान का कहना यह है कि 23 साल कबल आज के दिन ही पाकिस्तान ने ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल करने के लिए एक एटमी धमाके किए थे। मुसल्लह अफ़वाज और कौम जो है वो ख्वाब की तकमील में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की भी कुछ तकरीबात थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने एक बरवक्त फ़ैसला करके ताकत का तवाज़ुन जो है उसको बरकरार किया था। सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, जबकि इससे भी पीछे जाएंगे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साइंसदानों को इकट्ठा करके ये टास्क दिया था और ये काम शुरू किया था। सब ने जिसने जितना जितना हिस्सा डाला है और इसकी वजह से अब ख़ित्ते में जो तवाज़ुन की जो कैफ़ियत है, सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौम को खुशखबरी दी है कि अच्छा वक्त आने वाला है। उन्होंने गिला किया कि मैं लोगों को समझाता था कि घबराना नहीं है, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लीजिए, हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, मईशत बड़ी तरक्की कर चुकी है और ग्रोथ रेट जो है इतनी बढ़ चुकी है कि लोग हम और हमारे मुखालिफिन जो हैं ख़ास तौर पर, वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान ने माशी तौर पर इतनी तरक्की कर ली है। और उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि सनतें लगें, सरमायाकारी आए और मुल्क में जिस तरह सरमाया बढ़ेगा, सरमाया आएगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और मईशत तरक्की करेगी। लेकिन असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान में सरमाया लाने में नैब जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है। हमारे पास अक्सरियत है, हम कुछ ऐसे कवानीन तब्दील करेंगे जिसमें सरमायाकारों को, ताजरों को और सरकारी अफसरों को जो है कोई तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की कोशिश करेंगे। फिर बशार अल असद शाम के, सीरिया के चौथी बार सदर मुंतखब हो गए हैं और बड़ी कामयाबी, बड़ी वाज़ेह अंदाज़ में और बड़ी भरपूर कामयाबी है। उनकी कामयाबी के बाद शाम में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ सड़कों पर लोग जो हैं उनके हामी वो बाहर मौजूद हैं, वो जश्न मना रहे हैं। ये सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, लेकिन मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ते हैं। यौम तकबीर, जी मज़हर बरलास साहब, एक अच्छा दिन 28 मई, पाकिस्तान ने ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखा, बहाल किया। भारत अपनी बदमाशी में था, अपने तकब्बुर में था, अपने गुरूर में था। 74 में वो एटमी तजर्बा पहले करके ऐलान करके बता चुका था। फिर उसने मई 98 में दोबारा धमाके किए और अपने आप को बड़ा समझा। लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम ने, मुसल्लह अफ़वाज ने, हमारे साइंसदानों ने एक वीएन का मुज़ाहरा करते हुए उस तवाज़ुन को बरकरार कर लिया। पूरी कौम ने इसमें किरदार अदा किया। जी मैं इसलिए पूरी कौम कह रहा हूँ कि पूरी कौम का सरमाया उस पर ख़र्च हुआ। बिल्कुल। अब सियासी पार्टियाँ दावे करेंगी, कोई कहेगा हमने शुरू किया, कोई कहेगा हमने ऐलान किया। जी मैं समझता हूँ कि ये काम सियासत से बालातर है, दुरुस्त है, सियासी पार्टियों से बालातर है। सही है। इसमें जितनी भी हुकूमतें आईं और उसमें पाकिस्तान के हसास अदारों का भी किरदार रहा। उन्होंने किस तरह दुश्मन से बचा के एक गरीब मुल्क को एटमी ताकत बनाया और इसमें हमारे साइंसदानों का किरदार बहुत नुमायाँ रहा। अब जो आपने चूँकि बात की है इब्तदा से 70 से, तो देखिए उस ज़माने में 71 में भुट्टो साहब बन गए थे प्राइम मिनिस्टर, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। भुट्टो साहब ने डॉक्टर AQ खान से लंदन के एक होटल में मुलाकातें की। उन मुलाकातों के नतीजे में वो आए। अच्छा, एक और शख्सियत का नाम भी वहाँ हमें लाजमी लेना चाहिए। ये जो सेनेटर है हमारे अली ज़फ़र, जी इनके वालिद SM ज़फ़र आलमी अदालत से ये मुकदमा जीते थे। दुरुस्त है। फिर ज़ियाउल हक़ की हुकूमत आ गई, मोहम्मद खान जनेजो की, मियाँ नवाज़ शरीफ की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, फिर मियाँ नवाज़ शरीफ की। इसमें मैं समझता हूँ कि सब लोगों का किरदार रहा। और हमारे जो साइंटिस्ट थे वो इस कदर इसको हसासियत से कर रहे थे इस काम को कि उन्होंने कभी भी अपनी सिविलियन क़यादत को या कुछ ऐसे लोगों को जो बाहर बात कर सकते हैं उनको वहाँ तक रसाई नहीं दी थी। जी इसीलिए हम ये बनाने में कामयाब हो गए। अब जब पाकिस्तान का एटमी धमाका हुआ
तो इत्फाक से उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी। जी। अब ये जो क्रेडिट लेने की कोशिश है कि जी वो मियाँ नवाज शरीफ ने किया फलां, ये बिल्कुल गलत है। सही। इसलिए कि इसमें सबसे बड़ा किरदार साइंसदानों का है, उससे एक जुड़ा हुआ अहम किरदार हमारे खुफिया अदारों का है, जिन्होंने इस प्रोग्राम पे बड़ा पहरा दिया। सही। हमारी फ़िज़ाइया को उसका बड़ा क्रेडिट जाता है कि कई मरतबा इसराइल ने और मुल्कों ने चाहा भी कि हमारा प्लांट तबाह कर दें, तो हमारी फ़िज़ाइया अलर्ट रही। ठीक हो गया। इसी तरह जो हुकूमतें आती रहीं उनका किरदार, और सबसे बढ़कर कौम का किरदार कि कौम ने अपना पेट काट कर पैसे दिए और ये हमारा एटम बन गया। अब इसमें देखिए कुछ लोग किसी एक साइंसदान को क्रेडिट देना चाहते हैं, ये भी गलत है। ये एक पूरा टीम वर्क है अलवी साहब। इसमें डॉक्टर ए.क्यू. खान का भी बहुत ज़िक्र है, इसमें डॉक्टर समर मुबारकमंद का भी बहुत ज़िक्र है, बल्कि जिन दिनों में धमाके हुए तो समर मुबारकमंद आगे थे। मगर हम किसी का क्रेडिट छीनना नहीं चाहते, ये सब का क्रेडिट है। एक फ़र्क सिर्फ ये हुआ कि जिस रोज़ ये धमाका हुआ, ये बड़ी अब दर्द दिल को छू लेने वाली लाइन है जो मैं कहने लगा हूँ कि पत्थर उठाए हुए एक फ़लस्तीनी नौजवान ने इसराइल के फ़ौजी से कहा, अब तुम ज़रा सोच समझ के मुझे मारना, अब हमारे पास एटम बम है। क्यों दुनिया देखिए, ये मुतअस्सब दुनिया है। किसी ने नहीं कहा ईसाइयों का बम है, वो जी न्यूक्लियर पावर है, एटम बम है। किसी ने इज़राइल ने बनाया तो ये नहीं कहा कि ये यहूदी बम है। सही। किसी ने इंडिया के बनाने पे ये नहीं कहा कि ये हिंदू बम है। सही। किसी ने चाइना के बनाने पे ये नहीं कहा ये बुद्ध मत का बम है। लेकिन चूँकि मगरब का एक तबका ख़ास और यूएन के बहुत से अदारे सही। और दुनिया का गैर मुनसिफाना निज़ाम जी। इस्लाम के ख़िलाफ़ है, लिहाजा उन्होंने इसको इस्लामी बम कहकर पुकारना शुरू कर दिया। सही। उसके बाद पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अभी तक कर रहा है। बहुत सी पाबंदियाँ और आए दिन किसी न किसी आलमी मालियाती इदारे का कोई ना कोई प्रेशर। ठीक है, ये अभी इधर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा फिर पीछे की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। जब हम ये बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान जो है वो शिकस्त से दो चार हो गया, हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हम तकलीफ़ से आज भी उस तकलीफ़ से नहीं निकल सके कि हमारा वो हिस्सा टूट गया, जैसे भी जो हालात पैदा हुए और हमारे बहुत सारे लोग वहाँ गिरफ़्तार हो गए, सारे मामलात हुए। उसके फ़ौरी बाद ये वो भुट्टो साहब ने जनवरी में ही फ़ैसला किया कि ये हमें करना चाहिए। ज़ाहिर है पीछे मुसल्लह फ़ौज और एजेंसीज़ का ज़ाहिर है यकीनी किरदार होता है। साइंसदानों को बुलाया और कहा कि मुझे 5 साल के अंदर अंदर एटम बम चाहिए, कौन बना सकता है। फिर कहा कि नहीं, पाँच भी नहीं, मुझे 3 साल के अंदर चाहिए। फिर साहबज़ादा, उस वक्त के साहबज़ादा याकूब को भेजा हेनरी किसिंजर के पास, और उसको एक किसी हवाले से कोई डील शील करने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर ऐसा कुछ किया गया तो हम आपको नमूना इबरत बना देंगे। उसके बाद भुट्टो नमूना इबरत बन गया। ये वो सही वही तसलसल था, ये कोई इत्तेफाक था? नहीं, उसमें देखिए भुट्टो साहब किसी, अब बात भुट्टो पे होगी और बात फैल जाएगी, लेकिन मैं उसको कोशिश करता हूँ मुख्तसर करने की। भुट्टो साहब को देखिए 2-4 बातों की सज़ा दी गई आलमी सतह पर। नंबर 1, ये बात ठीक है कि नमूना इबरत बनाने वाली बात की। किसिंजर साहब तो वैसे भी तपे हुए थे कि एक दिन भुट्टो साहब और वो न्यूयॉर्क उतरने वाले थे, तो किसिंजर ने कहा कि भुट्टो तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? तो भुट्टो ने उसको जवाब जो दिया वो भी उसको खंजर लगा। भुट्टो ने कहा हाँ, न्यूयॉर्क मेरे जूते के नीचे है। तो किसी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ये कहना
ये भुट्टो साहब ने जुर्रत रिंदाना का मुजाहरा हाँ, किया। एक बावकार और ईगो वाले शख्स थे। दूसरा जो उन्होंने इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई मुल्कों की, अरबों को कहा कि तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल करो, और उस वक़्त के तमाम लीडरों को मार दिया गया जो भी मुसलमान लीडर थे। शाह फैसल थे, अनवर सादात थे या कज़ाफ़ी थे, ये सब वक्त के साथ साथ उन्हें शहीद किया गया। तीसरी बात जो भुट्टो साहब के खाते में गई, जो साजिशें हुई उनके ख़िलाफ़, उसमें उन्होंने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया था, और कादियानी भी भुट्टो साहब के दुश्मन बन गए थे। इंटरनेशनली उनके बहुत रवाबत हैं, आप बेहतर जानते हैं, हमारे नाजरीन को भी पता है कि आज भी कादियानी बन जाओ तो यूरोपियन मुल्क हंस के वीज़ा देते हैं, सेटल करते हैं, सही। और अगर आप मुसलमान हैं तो नहीं देते। तो ये कुछ बातें भुट्टो साहब के खाते में पड़ी। ठीक है। लेकिन भुट्टो साहब ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी बात नहीं मानी, दुरुस्त। और मुल्क की खिदमत की। मुल्क की खिदमत की। सही। इसी तरह, और उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा, जब ये इस तरह की रिपोर्ट्स मिली कामयाब हैं, तो उन्होंने उस दौर की फ़िक्र करके अपने मुल्क की आबादी के तनासुब से कहा कि मैंने इतने मिलियन लोगों को महफूज कर लिया है। दूसरा, लोग कुछ भी कहें, बाद में आने वाली हुकूमतों ने भी एटमी प्रोग्राम पर पहरा दिया। दुरुस्त है। धमाके तो हमने 98 में किए, लेकिन हमने 1984 में बड़े तरीके से इंडिया को बता दिया था कि हम एटम तैयार कर चुके हैं। ठीक है। इंडिया के एक बड़े नामी ग्रामी सहाफ़ी कुलदीप नैयर इस्लामाबाद आए, और कुलदीप नैयर साहब चूँकि पैदा सियालकोट में हुए थे, उनकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं किसी रूहानी शख्सियत से भी। तो वो जब इस्लामाबाद आए तो ज़ाहिर है इसमें बहुत से इदारे इन्वॉल्व होते हैं। तो मुशाहिद हुसैन सैयद उस वक़्त मुस्लिम अखबार में थे जी। तो बड़े तरीके सलीके से इन्होंने डॉक्टर कदीर ख़ान का इंटरव्यू करवा दिया, और उस इंटरव्यू में इंकशाफ हो गया कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये पहला मौका था 84 में जब हमने बताया दुनिया को कि वो हमारे जिस तरह पास ज़राए एटम के बम, हवाले से खबर लीक की जाती है वो एक कर दी गई। तो ख़बर कर दी गई। तो ऑफिशियल अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंसमेंट ना भी सही, लेकिन बता दिया पाकिस्तान जो गया। है वो दफ़ा के लिहाज से बड़ी एक मजबूत रियासत है। ठीक है। फिर इसमें देखिए कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद का भी एक बड़ा काम उन्होंने किया, जो वो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी यहाँ ले। पे उनका बड़ा काम था। और पाकिस्तान के पास अब इतने तेज़ तरीन मिज़ाइल हैं कि इंडिया का, यानी हमारा दुश्मन है इंडिया, कोई शहर हमारे मिज़ाइलों से महफूज नहीं है। हम कोलकाता को उड़ाना चाहें उड़ा सकते हैं, मुंबई को उड़ाना चाहें उड़ा सकते हैं, दिल्ली को उड़ाना चाहें, जिस शहर को भी। लेकिन पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है, उड़ाना चाहें तो उड़ा सकते हैं, मगर पाकिस्तान तो देखिए बर्दाश्त करता है। पाकिस्तानी रियासत अमन का पैगाम देती है, वरना आए रोज़ ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडियन फोर्सेस मजलूम कश्मीरियों पर हमले कर ठीक देती है, है। उस तरफ फिर जाएंगे। अभी जनाब नवाज शरीफ का किरदार, भुट्टो साहब ने ये काम किया, आलमी साजिशों का शिकार हो गए। अब मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि क्या ज़ियाउल हक जो है वो आलमी कारिंदा था, CIA का एजेंट था, या क्या था कि उसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले शख्स को फांसी पे लटकाया, क्या वजूहत थी, ये इस तरफ हम नहीं जाते। नवाज शरीफ जो है उनका क्या किरदार रहा? देखिए, नून लीग का खुद ये कहते हैं, उनकी पार्टी कहती है ना कि जी फैसले GHQ में होते हैं, कहते हैं उनका मौक़िफ़ है। जब उनसे कारगिल की बात हुई तो उन्होंने कहा मुझसे पूछा ही नहीं गया। ठीक है, तो जब कारगिल का नहीं पूछा गया और अहम फैसले GHQ में होते हैं, तो क्या ये नवाज शरीफ ने इसका बटन दबाया था? ये जवाब है नून लीग को। सही। अब गुजारिश ये है कि ये
आपका दौर होता, मेरा दौर होता, किसी का भी होता, ये एक रियासत ने दूसरी रियासत को जवाब दिया था। दुरुस्त है। उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ की इत्तेफाक से हुकूमत थी। हम्म, बाकी मैंने अर्ज़ किया है कि जितने भी हुक्मरान आए उसमें नवाज शरीफ साहब भी आए, जनेजो साहब भी आए, मोहतरमा बेनज़ीर आई और लोग भी आए, मलक मिराज खालद, ये सारे आए, मलक शेर मज़ारी भी आए। तो सबका किरदार रहा, जी, किसी एक को क्रेडिट नहीं जाता, पूरी कौम का जी, क्रेडिट है। पूरी कौम का क्रेडिट है। और ये जो हुक्मरान रहे, चाहे वो सियासी थे और बाकी जो असल इदारे के जो लोग हैं, जो सारे मामलात को देखते हैं, वो सारे ही इस क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। और बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी कौम भी इस क्रेडिट की मुस्तहिक है, जिन्हें कहा गया था कि घास भी खा लेंगे लेकिन दिफा ज़रूर करेंगे। और यकीनन जब दिफा मजबूत होता है तो फिर दुश्मन बदमाशी नहीं कर सकता। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले यौम तकबीर के हवाले से बात हो रही थी और उस प्राइड की, उस इज़्ज़त की और उस वक़ार की बात हो रही थी कि एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान को जो आलमी सतह पर एक वक़ार मिला, और ख़ास तौर पर भारत जैसे एक ख़बीस किस्म के दुश्मन की जो है, जो एक ताकत अपने आप को बड़ी चीज़ समझता है और बहुत ज़्यादा आबादी और बड़ा जोम था, उसके जोम को जो है वो ठिकाने लगाया गया। पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान के साइंसदानों ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज ने, पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने जिस तरह काम किया, वो यकीनन खराज तहसीन का मुस्तहिक था। मज़हर बल्ला साहब, आप इस हवाले से कोई और बात करना चाह रहे थे? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एक तो धमाके हमने किए 98 में, 28 मई 98 को, लेकिन 1998 से पहले एक मरहला ऐसा आया कि पाकिस्तान ने इस एटमी प्रोग्राम की वजह से, इस एटम की वजह से दुश्मन को बाकायदा हिला के रखा। इंडियन कौमी सलामती के मशीर रहे हैं मिश्रा। मिस्टर मिश्रा अपनी किताब में लिखते हैं कि 1987 की बात है, पाकिस्तान और इंडिया की बड़ी टेंशन चल रही थी। तो कोई क्रिकेट मैच था, तो ज़ियाउल हक ने कहा कि मैं क्रिकेट मैच देखने आ रहा हूँ। तो मिश्रा कहता है हमारा अब जो जहाज़ था ज़ियाउल हक का, उसने रुकना था दिल्ली में फ्यूल के लिए। तो हमारी मीटिंग हुई, तो राजीव गांधी कहता था मैंने नहीं जाना, मैंने इससे नहीं मिलना। तो खैर हमारी फिर मीटिंग हुई कैबिनेट की, तो उसमें ये डिसाइड किया कि हम कहीं और उसका इस्तकबाल नहीं करते, कहीं और मैच वैच इकट्ठा नहीं देखते, लेकिन आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, वहाँ जो चाय शाय का टाइम होगा वहाँ चाय शाय पिलाएं और पार्क करें। मिश्रा कहता है कि ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी के कान में कोई ऐसी बात की कि ठंडे यख एसी वाले माहौल में राजीव गांधी को पसीने आ गए और उसके कान सुर्ख हो गए। वो कहता है ज़ियाउल हक को जब रुखसत किया तो मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछा, चूँकि सिक्योरिटी एडवाइज़र था मैं, कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर क्या बात हुई थी कि आपको पसीने आ गए। उसने कहा वो जो पाकिस्तानी सदर था उसने मेरे कान में एक बात की, उसने कहा लड़ना है शौक़ से लड़ो, हम तबाह हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना पाकिस्तान तबाह भी हो गया तो मुसलमानों के 56 मुल्क बाकी हैं, हिंदुओं की ये एक रियासत है। इंडिया अगर तबाह हो गया तो हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। सही, इस चीज़ ने हिला के रख दिया राजीव को। और वो परेशान। अब एटमी प्रोग्राम से जुड़ा हुआ एक और चीज़ है। हफ्ता पहले कराची में, 1.5 हफ्ता पहले वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया, इमरान खान ने। अब ये भी वक्त से है, हम भी इसका क्रेडिट नहीं देते कि इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के ज़रिए जी, पाकिस्तान ने बिजली पैदा करनी शुरू की है। 1100 मेगावाट बिजली जो है वो कौमी ग्रिड में शामिल कर दी गई है। कराची का मसला हल हो गया। सही।
बिजली के मामला। दुरुस्त है। तो इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। क्रेडिट पूरी कौम को जाता है, किसी हुक्मरान को नहीं। सही है, ठीक है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद इंडिया और इसराइल और हमारे दूसरे जो दुश्मन हैं, जो हमें देखना नहीं चाहते, वो हमारी तरफ रुख करते हुए डरते हैं कि इनके पास मिसाइल प्रोग्राम भी है, इनके पास लड़ाका तैयारे भी ज़बरदस्त हैं, इनके पास एटम बम भी है। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। इस कैपेसिटी पे इंशाल्लाह किसी दिन स्पेशल प्रोग्राम करेंगे कि हमारे पास क्या कैपेसिटी है क्या, और हम किस बात पे कोई खाली दावे नहीं करते, कि किस बात पे नाजा हैं कि कोई दुश्मन हमारा बाल भी बेकार नहीं कर सकता। अगली खबर की तरफ बढ़ना। मज़हर बरलासा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज रशकई में, आपको पता है, खिताब फरमाया, और खिताब में उनका कहना यह था कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ है, और हम जो है वो सनतों को परवान चढ़ाना चाहते हैं। सनतें होंगी, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क की पैदावार बढ़ेगी, लोगों का रोज़गार बढ़ेगा। अच्छा, खैर वज़ीर आज़म साहब की इस बात से मुकम्मल इत्फाक नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जो है वो फितरी तौर पर एक ज़री मुल्क है। पाकिस्तान ऐसी इंडस्ट्री में आगे जा सकता है जो ज़राअत से जुड़ी हुई हो। अगर आप खाली कहें कि पाकिस्तान सनत की तरक्की करके तरक्की कर लेगा तो ये काम नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए गलत बात है कि रूस के पास सनतें थीं, एटम बम भी था, असला भी था, तोपें भी थीं, जहाज़ भी थे, गोले भी थे, बारूद भी था। रशिया अगर तबाह हुआ तो वो ग़िज़ाई बम से हुआ। ऐसे ही तो ग़िज़ा होगी तो आपके वर्कर काम भी करेंगे। ठीक है। तो पाकिस्तान में हमें जिस तरह हमारी दही और शहरी आबादी तकसीम है कि 35% हमारे शहरों में लोग हैं, 65% देहातों में हैं, यही रेशो हमें ज़राअत और सनत पे तकसीम करनी चाहिए तरक्की के लिए। बड़ी अच्छी बात है, सनती जोन बना है, और भी बन रहे हैं, ये सी पैक के ज़रिए बना है। तो पाकिस्तान चाइना दोस्ती का एक नमूना आज सामने आया जी, अच्छी बात है। सनती जोन बनेंगे, हम तरक्की करेंगे, सनत तरक्की करेगी। सही है। लेकिन हमारे यहाँ सनत के साथ ज़राअत पर भी तवज्जो की ज़रूरत है। वैसे मौजूदा हुकूमत ज़राअत पर तवज्जो दे रही है, सही है। किसान की हालत बेहतर हुई है, फसलें ज़्यादा हुई हैं, किसान को कीमत भी मुनासिब मिल रही है, और पाकिस्तानी किसान पहली दफ़ा खुश नज़र आ रहा है, खुशहाल है। आप कहेंगे तो मैं किसानों के किसी नुमाइंदे की वीडियो भी भेज दूँगा आपको। कपास की पैदावार बहुत कम हुई, और जिसकी वजह से हमारी ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। और आज असद उमर ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि कपास की पैदावार इतनी कम हुई है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले साल 10.5 मिलियन बेल जो है ज़्यादा, इसका लागत का तखमीना लगाया गया कि वो हमारी प्रोडक्शन हो। और उसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कपास के बीज वगैरह भी लोगों को फराहम किए जाएँ, अच्छे बीज पैदा किए जाएँ, ताकि उसकी प्रोडक्शन हो। हमारे बहुत सारे कपास के जो इलाके थे कल्टीवेशन के, वहाँ कुछ और चीज़ें अलवी साहब, इस पे हमने बहुत दफ़ा प्रोग्राम में बात की कपास के सिलसिले में। आप देखिए कि पंजाब में, चकवाल में, गुजरात में, सरगोदा में, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, शेखुपुरा, हमारी जो माजी है उसमें चरखे का तज़किरा मिलता है। अच्छा, चरखा वहाँ होगा जहाँ कपास होगी, बदकिस्मती से। अब मैं फिर किसी पे तनकीद नहीं करता, हमारी हुकूमतों ने और उनकी पॉलिसियों के तसलसल ने जो कपास पैदा करने वाले इलाके थे उनको महदूद 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 करते गए। अब हमारे पास विहाड़ी का इलाका है, बहावल नगर का है, कुछ बहावलपुर का है, इसके अलावा हमारे पास कपास नहीं होती। हमें एक तो, और जिन इलाकों में होती है वहाँ हमारा शुगर माफिया चला गया, इन्होंने मिलें लगा ली और काश्तकार को कहा आप गन्ना लगाएं। तो हमें बजाय गन्ना काश्त करने के कपास काश्त करनी चाहिए। हमें कपास का एरिया बढ़ाना चाहिए। हमारे पास बड़ी खूबसूरत कपास होती है, ठीक है जी। बल्कि जब बरे सगीर में अंग्रेज़ किसी दौर में आए थे तो वो कहते थे कि जी वो इनके यहाँ एक फसल होती है, उससे चांदी निकलती है। तो वो चांदी जो थी वो रुई होती थी। हाँ, वो चांदी, वो रुई जो है वो जो है अभी नापैद होती चली जा रही है, और उसकी काश्त जो है मुसलसल कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान जो कपास की पैदावार और ख़ास तौर पर टेक्सटाइल की वजह से पूरी दुनिया में एक सिक्का जमाए हुए था, उस पर काफ़ी सारा फ़र्क पड़ा। लेकिन हुकूमत कह रही है कि वो बेहतरी की तरफ लाएगी। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब के हवाले से बात कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज मज़हर बरलास साहब ये भी कहा है कि मैं कौम को बार बार कहता रहा हूँ घबराना नहीं है, लेकिन ये घबरा जाते थे। अब देख लें माशी जो ज़ाविये हैं वो क्या बता रहे हैं, इशारिये क्या बता रहे हैं। अब तो मामला ही बड़ा अच्छा हो गया जी, मईशत बहुत तरक्की कर रही है। अच्छा देखिए जी, इसमें दो तीन बातें हैं। एक बात तो ये है कि हमें पूरी कौम को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक ऐसा वबाई मर्ज़ कोरोना की सूरत में जो दुनिया भर में फैला, कई मुल्कों की मईशतें तबाह हो गईं, कई मुल्कों में बहुत नुकसान हुआ, इंसानी जानों का बहुत नुकसान हुआ। तो हमारे यहाँ मईशत भी चलती रही, काम कारोबार भी चलता रहा और हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई, जिससे पाकिस्तान को एक बड़े नुकसान से बचाया। अब दूसरा आ जाइए कि वो ठीक है, वो कहते हैं अभी ये जो पहले तो मैं यही समझता था कि अपोजिशन वाले और फिगर दे रहे हैं, हुकूमत वाले और फिगर दे रहे हैं, लेकिन अब इंटरनेशनली जैसे मूडीज़ है, मूडीज़ ने कहा है कि बिल्कुल जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान की बढ़ी है और वो शायद हो गई है 3.94। प्राइम मिनिस्टर ने उसको 4 कहा है, वो लमसम में ज़ाहिर बात लमसम करते हैं ना 4 है। जी। इसी तरह हमारी जो एक्सपोर्ट बढ़ी है कोई 13.5%, इसी तरह हमारे यहाँ तरसीलात ज़र बढ़ी हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो पैसा भेजते हैं, उन्होंने ज़्यादा पैसा भेजा जी जी है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। इसी तरह हमारे आईटी सेक्टर में कोई 2 अरब डॉलर को हम छूने वाले हैं जो एक्सपोर्ट हुई है। इसी तरह हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेहतरी आई और हमारा जो करंट अकाउंट खसारा है, जिसको कहते थे कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई तो करंट अकाउंट खसारा था 19 अरब डॉलर। अब वो करंट अकाउंट खसारा जो है वो सरप्लस हो गया है 1 अरब डॉलर जी से। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, इस पे हमारा हाँ, नज़र ने भी बात की एक जुमला इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि इंडस्ट्री की तरफ जाना है, सहूलतें दे रहे हैं, और ये तो शुरू से कह रहे हैं वन विंडो होना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ असद उमर ने कहा कि सनतकार आना चाहते हैं, सरमायादार आना चाहते हैं, लेकिन नैब सबसे बड़ी रुकावट है। नैब के डर से लोग इधर पैसा नहीं लगा। अच्छा, ये इसमें देखिए असद उमर साहब चूँकि वफाकी वज़ीर हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि ये जो कवानीन बने हुए हैं, मैं फिर कहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान के सरकारी इदारों के लोग मुलव्वस नहीं होते, अली रज़ा अलवी साहब, कोई प्राइवेट आदमी करप्शन नहीं कर सकता। ठीक है, किसी ने लाइसेंस लेना है तो ज़ाहिर है जब वो सरकारी इदारे से रब्ता करेगा वहाँ करप्शन होगी। तो नैब को एक तो महदूद करना चाहिए सरकारी इदारों तक, सरकारी अफसरान तक, या ऐसे लोग जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, जैसे मिनिस्टर्स हैं, कोई एडवाइज़र्स हैं, ठीक हो गया, वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म हैं, जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, उनके होना चाहिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि सरकारी अफसरों को भी तंग ना किया जाए और ताजरों को भी तंग ना किया जाए, सियासतदानों तक करप्शन का, सियासतदानों को पकड़ने के लिए करप्शन का मूजब बनते हैं सरकारी, वो उसमें सिविल ब्यूरोक्रेट हूँ, कुछ और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट हूँ। चले ठीक, हमारे पास असल में वक्त की बड़ी किल्लत है। बशार अल असद चौथी दफ़ा सीरिया के सदर बने और बड़ी वाज़ेह अक्सरियत 95% के साथ। उनके मुकाबले में अब्दुल्ला थे, साबिक वज़ीर ममलिकत अब्दुल्ला सलाम अब्दुल्ला, और दूसरे मोहम्मद महरी थे। 2 मुकाबले थे, उनके मुकाबले में सदारती उम्मीदवार थे, वो दोनों बहुत बुरी तरह हार गए और ये जीत गए। इसमें एक तो ये है कि हम GTV की तरफ से एक पॉपुलर रहनुमा को उसके जीतने पर मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल ठीक है। बशार अल असद शामियों के दिल में रहता है, ये बात उसके वोट साबित कर रहे हैं। जो उसके मुखालफिन है वो तो मेरा करीब करीब भी नहीं फटके कहीं।
ऐसे ही है। 2014 में भी इन्होंने एतमाद का वोट लिया था, 88% कामयाबी हासिल की थी। इस बार 95% है। और एक दहाई की जंग जो सीरिया पर मुसल्लत की गई, 3,88,000 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं, 10 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। दुनिया की सुपर पावर्स जो अफगानिस्तान में गई, आज लीबिया में गई, इराक में गई, वहाँ तबाही फेर दी। यहाँ आए थे 2-2.5 महीने में सफाया कर देंगे, आज और आज तक जख्म चाट रहे हैं। मेरा ख्याल है यही बशार उल असद की कामयाबी की वजह है। आज मुसलमान खुश हैं, फ़लस्तीनी भी खुश होंगे। उर्दन, फ़लस्तीन, शाम में जो लोग इनकलाबी हैं वो सब खुश होंगे, और कई मुसलमान मुल्क खुश होंगे। अच्छा, कई ऐसी ताकतें भी खुश होंगी, जैसे रशिया बहुत खुश होगा, चाइना भी खुश होगा। आज गम की कैफियत देखनी है आप में तो मगरबी मुल्कों में देखें, इस्तेमारी ताकतों में देखें, या इस्तेमारी ताकतों की आला कार बनने वाले मुल्कों में देखें, या उन तंजीमों में देखें जिन्होंने शाम में दहशत का बाजार गर्म करने की कोशिश की। रो रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और हाफिजुल असद के साहबजादे बशार उल असद एक अच्छे तरीके से अपनी ममलिकत को चला रहे हैं। वो बज़ाहिर वो माहिर अमराज चश्म बने, फिर वहाँ से जब इनके वो फ़ौज में गए, और फिर वो फ़ौज पे तरक्की करते हुए सुप्रीम कमांडर बने। और उसके बाद अपने वालिद की वफ़ात के बाद 2000 में जब उनके वालिद फ़ौत हुए हाफिजुल असद, तो उसके बाद इन्होंने इक़्तिदार संभाला, और आज तक इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं। नाज़रीन, आज इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।